third chapter. We are going to third chapter. Name is absorption by roots. जड़ों के द्वारा अवशोषण ये पढ़ेंगे. इसमें स्टूडेंट्स कैसे हम पढ़ेंगे, आइए पहले एक पॉइंट लिखते हैं. एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स. इसको समझेंगे. एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स कैसे होता है. एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में आप जानते हैं कि एनी प्लांट कैन एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल by and with help of roots to give the water, leaves, stem and the other branches of the plant. पानी के अवशोषण की मदद से कोई भी पौधा अपने आप को विकसित करता है, डेवलप करता है, और ये मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स को भी वाटर के एब्जॉर्प्शंस के कारण ही प्लांट को डेवलपमेंट दे पाता है. इसको हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हैं तो एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स आता है इसमें. रूट एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स फॉर कंडक्टिंग देम इनटू स्टेम, लीव्स एंड फ्लावर्स और फ्रूट्स. इसमें स्टूडेंट सबसे पहले हमने देखे नीड ऑफ वाटर. जल की आवश्यकता क्यों है और क्यों वो रूट्स एब्जॉर्प्शन करती हैं प्लांट्स में. वाटर एंड मिनरल्स, वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है फॉर प्लांट्स. प्लांट्स करते हैं इसको. क्यों करते हैं वो भी हम लोग समझेंगे कि क्यों जरूरत है. इसके कुछ पॉइंट्स हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहले इसमें एक पॉइंट आता है, यहां पर 4 पर्पस है. 4 पर्पसेस, 4 उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई भी रूट प्लांट की वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करती है. पहला उसमें कौन सा पॉइंट है स्टूडेंट्स. पहला पॉइंट है इसमें फोटोसिंथेसिस. यू नो दैट फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द प्लांट. हिंदी में प्रकाश संश्लेषण. प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए भी प्लांट्स वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं. फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स एंड क्लोरोफिल ये सभी पार्टिसिपेट करते हैं और इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं फॉर मेकिंग अ फूड फॉर द प्लांट्स. इफ द प्लांट इज नॉट डूइंग द फोटोसिंथेसिस दे कांट ऑब्टेन फूड. सनलाइट इज आल्सो इसेंशियल इन दिस प्रोसेस. CO2 की मदद से, वाटर की मदद से, क्लोरोफिल पिगमेंट जो ग्रीन कलर का है उसकी हेल्प से और वाटर और मिनरल की एब्जॉर्प्शंस के कारण ही कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कंप्लीट करता है. और ये जरूरी भी है. मैंने बोला उस किसके लिए, भोजन की उत्पत्ति के लिए. सेकंड पॉइंट इसी में स्टूडेंट हमारा है कि वाटर और मिनरल्स की क्यों जरूरत है प्लांट्स को, क्यों एब्जॉर्प्शन करे. सेकंड है ट्रांसपिरेशन. यू नो दैट व्हाट इज द ट्रांसपिरेशन. हिंदी में इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, बाष्पोर्जन. बाष्पोर्जन का अर्थ ये भी है कि पानी या जल छोटी छोटी जल वाष्प की बूंदों में परिवर्तित होता है और वो जड़ों के माध्यम से जो अवशोषित जल है उसको पत्तियों के द्वारा बाहर निकालता है. इसमें ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और कुछ सर्टेन फेवर कंडीशन होती हैं जो कि प्लांट को ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती हैं. ट्रांसपिरेशन इज दैट प्रोसेस इन विच प्लांट रिलीज वाटर फ्रॉम द लीव्स टू बैलेंस द वाटर अमाउंट.
So the plant absorbing the water and minerals for the transpiration. We have done discussed about it, the photosynthesis before it. Now we are going to the third point. Third point is the transportation. Transportation, as well as the name of this chapter, is absorption by roots. Transportation means स्थानांतरण. किसका स्थानांतरण? जल का और खनिज लवण मिनरल्स का जो वो अवशोषण करता है, वो प्लांट्स के प्रत्येक पार्ट्स तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही होता है. हम भी पानी पीते हैं, क्यों? जिससे भोजन और अन्य न्यूट्रिएंट्स भी प्रत्येक पार्ट्स तक बॉडी के पहुंच पाए. ट्रांसपोर्टेशन में भी प्लांट्स all minerals, all nutrients and all molecules of water have transferred to the other plants, as well as leaves, stem, fruits, flowers, birds. Fourth point is going to understand mechanical stiffness. Mechanical stiffness is our fourth point because of plant is absorbing the water by the roots. मैकेनिकल स्टिफनेस में वाटर प्रोवाइड्स करता है. जब प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मिनरल को एब्जॉर्ब करता है, तो मैकेनिकल स्टिफनेस के लिए ये हेल्प करता है. इसमें ये टिश्यू को पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एक पदार्थ और भी है जिसको हम लोग क्लोरीन कहते हैं, ये पौधे को प्रदान करता है. ये मैकेनिकल सपोर्ट की तरह काम करता है. और इसी के साथ साथ ये प्लांट को टर्जिडिटी भी देता है. वाटर प्रोवाइड्स टर्जिडिटी टू द प्लांट्स. इसको भी हम लोग देखेंगे. टर्जिडिटी क्या है? एक्सेसिव वाटर की अमाउंट को प्लांट बैलेंस कर लेता है. इसलिए मैकेनिकल स्टिफनेस भी एक इसका मुख्य पॉइंट है. इसमें स्टूडेंट्स अगर हम लोग बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स की, तो आइए इसको देखें. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट्स का मतलब है कि क्या कार्य और क्या लक्षण है रूट्स के, जो ये वाटर के एब्जॉर्प्शन या फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर करता है. आइए इसको समझें. पानी को अवशोषित करता है रूट प्लांट की. क्यों? क्योंकि सबसे पहले वो सरफेस एरिया का मतलब है, यहां पर सबसे पहला पॉइंट है हमारा सरफेस एरिया ऑफ रूट्स. रूट्स काफी लंबे एरिया को कवर करती हैं और इस रूट्स में नंबर ऑफ हेयर्स भी होते हैं, न्यूमेरस हेयर्स, जिसको रूट हेयर्स भी कहते हैं. इन रूट हेयर्स की मदद से हमने रूट देखी है, रूट हेयर्स भी होते हैं. ये रूट हेयर्स की तरह काम करती हैं. ये काफी लंबे लंबे भी हो सकते हैं, काफी एरिया तक फैले होते हैं. और ये इनमें छोटे छोटे रूट हेयर्स होते हैं. ये रूट हेयर्स वाटर को एब्सॉर्बिंग भी करते हैं, और जितनी बड़ी रूट होगी लार्ज एरिया में, सरफेस एरिया इसको कहते हैं हम लोग, ये रूट का सरफेस एरिया है. इतना वाटर उसने कवर कर लिया यहां से यहां तक का, और इसने ऊपर की सारी एरियल पार्ट्स को प्लांट के दे दिया. ये इसका अंडरग्राउंड पार्ट है, इतना ये वाला. इससे ऊपर एरियल पार्ट है, स्टेम होगा और लीव्स होंगी, आप जानते हैं. इसी में स्टूडेंट्स ये 100 ऑफ रूट हेयर्स का स्ट्रक्चर बनाता है. ये इसकी रूट हेयर्स हैं. ये रूट हेयर्स का मतलब है यहां पर रोम, जड़ रोम बोलते हैं इसको. छोटे छोटे जड़ रोम, रूट हेयर्स, जिनके मदद से ये वाटर को सॉइल में से और मिनरल्स को सॉइल से एब्सॉर्ब करके इन वेन्स फाइबर्स की मदद से ये स्टेम तक पहुंचाता है. स्टेम अन्य भागों तक पहुंचा देता है.
लार्ज एरिया तक को कवर कर सकता है। आप देख रहे हैं ये इतनी बड़ी रूट है तो ये इतने एरिया को कवर करती है, और अगर ये मैंगो ट्री होता तो ये काफी लार्ज एरिया को कवर कर लेता। इसके बाद इसमें एक पॉइंट और है स्टूडेंट्स, बी पॉइंट। बी पॉइंट में हम लोग समझेंगे रूट हेयर्स कंटेन। रूट हेयर्स अभी हमने आपको बताई ये रूट हेयर्स है। रूट हेयर्स कंटेन्स निर्माण कर देती हैं। किसका निर्माण करती हैं? सेल सेप। सेल सेप क्या होता है इसमें? सेल सेप एक ऐसा फोर्स है जिससे ये हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक इन मिनरल्स और एब्सॉर्बिंग वाटर को ट्रांसपोर्ट करती है। हायर उच्च सांद्रता के भाग से लेकर निम्न सांद्रता के भाग तक, हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन तक ये वाटर को सराउंडिंग भी देती है, सराउंड भी रहती है और ट्रांसपोर्टेशन भी करती है। ये इसके 2 पॉइंट हो गए स्टूडेंट्स। यहां पर सी पॉइंट एक और भी लेते हैं स्टूडेंट्स, इसका रूट हेयर्स हैव थिन वॉल्स। भाई रूट के लक्षण बता रहे हैं हम लोग कि ये पानी को एब्जॉर्ब क्यों कर पाती है। रूट हेयर्स हैव थिन लेयर, इसमें थिन वॉल्स होती हैं। अगर हम लोग बात करें तो ये थिन बॉल्स हैं, इसकी थिन बॉल्स कहलाती है। ये थिन बॉल से बनी, बॉल्स माने भित्ति, ये इसकी बॉल्स हैं, जिसके कारण ये थिन बॉल्स सेमी परमीबल भी होता है या परमीबल मेम्ब्रेन भी होती है। सेमी परमीबल माने परमिशन दे देती है किसके लिए? एब्जॉर्बिंग वाटर, एब्जॉर्बिंग मिनरल्स टू ट्रांसपोर्ट टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फ्रॉम रूट टू स्टेम एंड स्टेम टू द लीव्स, फ्रूट्स, फ्लावर्स, ब्रांचेस, बर्ड्स। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट, सेल वॉल। इसमें जो होती है स्टूडेंट, और एक होती है दूसरी इसमें, फर्स्ट तो इसमें रूट हेयर में सेल वॉल होती है और दूसरी इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है। क्या होगा इनसे? अब दोनों से, दोनों का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट। सेल वॉल इज द थिन लेयर एंड परमीबल। तो एक तो ये थिन लेयर की है, परमीबल भी है, वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्बिंग पावर देगी। साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन थिक भी होती है और वेरी थिन भी होती है, और उसके साथ साथ सेमी परमीबल होती है, अर्ध पारगमनीय। आधी सॉलिड पार्ट्स को रोक लेती है और कुछ पार्ट्स को परमिशन देती है फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर, फॉर एब्जॉर्बिंग मिनरल्स। फिर दोबारा समझे, सेल वॉल की वॉल थिन होती है, परमीबल होती है। सेल मेम्ब्रेन की वॉल वेरी थिन, बहुत पतली झिल्ली होती है, और ये सेमी परमीबल होती है। ये फुल परमीबल है, ये सेमी परमीबल है। ये सारे पदार्थों को एब्जॉर्ब करेगी, ये कुछ पदार्थों को ही एब्जॉर्ब करने देगी। आगे हम बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इसी में हमारा एक पॉइंट और आएगा अब, जिसको हम लोग नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन। एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? एब्जॉर्प्शन एंड कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। कंडक्शन में हम लोग स्टूडेंट्स पढ़ते हैं कि ये कैसे संचारित करती है, एब्जॉर्प्शन में उसको एब्जॉर्ब करती है। कंडक्शन ऑफ वाटर, और साथ के साथ ये एब्जॉर्प्शन करती है, कंडक्शन करती है रूट्स, किसका? वाटर एंड मिनरल्स। ये हमने पढ़ा भाई, मिनरल्स के बिना तो प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स आएगा इम्बिशन। इम्बिशन में हम लोग बात करेंगे पहली प्रोसेस, फिर इसमें एक दूसरी प्रोसेस आएगी, उसकी बाद में बात करेंगे। पहला इसमें आता है इम्बिशन। इम्बिशन एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन का फर्स्ट पार्ट है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इम्बिशन जो है, जिसमें
लिविंग और डेड प्लांट सेल्स के एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को और सरफेस अट्रैक्शन के द्वारा ही एम्बिशन होता है। हमने देखा था कि रूट में सरफेस एक्सटेंशन होगा, अट्रैक्शन भी होगा, इसके द्वारा वाटर ऊपर जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, ये सरफेस अट्रैक्शन कहलाएगा। वाटर जब ये अपवर्ड पोजीशन में एब्जॉर्ब करेगा रूट, तो ये स्टेम तक देगा, यहां स्टेम होगा ऊपर इसके कहीं, और ये वाटर एम्बिशन कब कहलाती है प्रोसेस की, जब लिविंग और डेड प्लांट सेल्स इसको एब्जॉर्ब करती है वाटर को सरफेस अट्रैक्शन के द्वारा, तब इसको हम एम्बिशन कहते हैं। एम्बिशन बाय द सरफेस अट्रैक्शन। नेक्स्ट इसी में एक पॉइंट आएगा हमारा स्टूडेंट, जिसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, और ये पॉइंट होगा हमारा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन भी एक एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन की सेकंड प्रोसेस है। डिफ्यूजन माने वाटर को एब्जॉर्प्शन करो और उसको कंडक्ट कर दो, आगे संचारित कर दो। डिफ्यूजन में मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, जो कि सबस्टेंस के मूवमेंट पर डिपेंड करता है। इसमें सल्यूट, सॉल्वेंट, गैस और लिक्विड ये मूवमेंट करते हैं मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। कहां से? हायर रीजन कंसंट्रेशन से लोअर रीजन कंसंट्रेशन की ओर। फिर दोबारा समझे, डिफ्यूजन में मूवमेंट मॉलिक्यूल्स करते हैं किसके? उस सब्सटेंस के जो या तो सल्यूट होते हैं, या सॉल्वेंट होते हैं, या गैस लिक्विड के भी मूवमेंट को ये डेवलप करता है और बैलेंस करता है। पूरी प्रोसेस हायर रीजन कॉन्सेंट्रेशन से लोअर रीजन कॉन्सेंट्रेशन तक होती है। इसको हमने पूरी प्रोसेस, टेक्निकल प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा है। डिफ्यूजन माने ट्रांसपोर्ट हो जाए, इधर उधर स्थानांतरित हो जाएं सारे मिनरल्स और पार्ट्स। इसी में हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सी, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस को हिंदी में परासरण, जल नियमन, जल संतुलन, जल स्थानांतरण भी कहते हैं। ये ऑस्मोसिस इज मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम higher concentration region to lower concentration region by help of semi permeable membrane। दोबारा समझे, ऑस्मोसिस में जल स्थानांतरित होगा, मूवमेंट होगा वाटर मॉलिक्यूल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक, और ये सब सेमी परमीबल मेम्ब्रेन की मदद से ही होगा। इसके बाद हमारा इसमें एक पॉइंट है स्टूडेंट्स, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही समझ में आ रहा होगा, एक तो ये एक्टिव है और दूसरा ये ट्रांसपोर्ट भी है। काय का ट्रांसपोर्ट होगा? वाटर और मिनरल्स। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ये 4 पॉइंट है, पासेज ऑफ सबस्टेंस। ये एक ऐसा मार्ग है जिसमें पदार्थ, सब्सटेंस मींस पदार्थों का ये आदान प्रदान करेगा, मगर इसमें उल्टा होगा ऑस्मोसिस से। लोअर कॉन्सेंट्रेशन रीजन से हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक ये होगा। किसके द्वारा? सेल्स के द्वारा, और लिविंग सेल मेम्ब्रेन की मदद से। ये एक प्रकार का अपोजिट डायरेक्शन भी है ऑस्मोसिस से। ऑस्मोसिस में हायर टू लोअर रीजन तक मूवमेंट होता है, जबकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन रीजन तक मूवमेंट होता है। ये हमने इसके 4 पॉइंट लिए स्टूडेंट्स। अब हमारे पास स्टूडेंट्स एक पॉइंट है जिनको हम लोग इधर डिस्कस करने वाले हैं, टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी या
प्लाज्मोलाइसिस भी हम उसको कह सकते हैं। टर्जिडिटी और फ्लैसिडिटी। टर्जिडिटी लेते हैं हम सबसे पहले। टर्जिडिटी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। टर्जिडिटी में when cell reach a state where it can't accommodate more water and it is called the turgid position. when cell reach a state where it can't accommodate more water, it is known as the turgid point and condition is known as the turgidity. जब कोई भी सेल ऐसी अवस्था में आ जाए जहां वो ज्यादा जल अवशोषित ना कर पाए, तब वो टर्जिड कहलाती है और उस कंडीशन को टर्जिडिटी कहते हैं। इसमें स्टूडेंट्स हम लोग प्लाज्मोलाइसिस भी लेने वाले हैं। प्लाज्मोलाइसिस जो है वो एक प्रकार का पॉइंट है। इसको हम प्लस इसलिए कर रहे हैं, दोनों एक ही है। फ्लैसिडिटी माने फ्लेक्सिबल हो जाना, अब्सॉर्ब हो जाना। When a living cell, such cell of a leaf of an aquatic plant is placed in fresh water. आप किसी भी सेल को, जब लीफ की सेल को भी, आप एक्वाटिक प्लांट की सेल को भी अगर प्लेस कर दें, रख दें, व्यवस्थित कर दें फ्रेश वाटर में, तो ये फ्लैसिड हो जाएगी और कंडीशन फ्लैसिडिटी कहलाएगी। इसमें एक प्रकार से प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक हो जाएगा। श्रिंकेज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन known as the also called plasmolysis because of plasma membrane is shrinking, so known as the plasmolysis, because in this process plasma membrane is participating. Whenever the participating by the plasma membrane and shrinkage also by this process known as plasmolysis or flaccidity, both are same. There is no big difference in both. Now we are discussing our next point, bleeding. Bleeding is discussion. जब भी किसी प्लांट में कट हो जाए, बाउंड हो जाए, कट बाउंड, कुछ पेड़ आपस में रब्ड हो जाते हैं, घायल चोटिल हो जाते हैं, वहां से एक तरल पदार्थ फ्लूइड बहता है। आपने देखा होगा ना, एक फ्लूइड बहता है वहां से। आप किसी भी प्लांट की छाल को अगर निकालेंगे, पत्ती को तोड़ेंगे, थोड़ा सा उसमें से फ्लूइड आएगा और ये फ्लूइड कट बाउंड के कारण आता है, जिसे हम ब्लीडिंग कहते हैं। ब्लीडिंग, भाई आपके कट लग जाए तो आपके ब्लीडिंग होती है, इसी प्रकार प्लांट के भी ब्लीडिंग होती है। ये ब्लीडिंग थ्रू ए कट स्टेम, किसी स्टेम में कट लगने पर ही ये होता है। कट माने उस भाग को काटने पर, कट जाने पर। इसी में स्टूडेंट्स हम लोग बढ़ेंगे। एक पॉइंट और बता दूं इसमें कि जब भी कट और बाउंड होता है स्टेम में, ये स्टेम में ही होता है केवल, तो यहां से लॉस ऑफ वाटर होता है। लॉस ऑफ वाटर, भाई अगर आपके कट लग जाए बॉडी में तो लॉस ऑफ ब्लड हो जाएगा। प्लांट के जब कट लगेगा तो यहां पर लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा। ओके दैट, क्योंकि प्लांट के ब्लड तो नहीं होता, लेकिन उसके वाटर लॉस से ही उसके ब्लड का लॉस माना गया है स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हमने बोला ब्लीडिंग। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर स्टूडेंट। एक मिनट आगे बढ़ेंगे, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर, और रूट प्रेशर इज द प्रेशर इन विच डेवलप इन रूट्स। रूट प्रेशर रूट्स में ही डेवलप होगा, इसीलिए नाम क्या है, रूट प्रेशर। प्रेशर माने दबाव ही है,
भाव, दबावीय बल, रूट के द्वारा जो प्रेशर लगाया जाए वाटर के एब्जॉर्प्शन में उसे रूट प्रेशर कहते हैं। पहले हम हल्का सा समझे हिंदी में, अब थोड़ा इंग्लिश में ले। रूट प्रेशर इज प्रेशर डेवलप्ड इन रूट्स ड्यू टू इनफ्लो ऑफ वाटर। भाई एक रूट है और वो अगर वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है मान लीजिए, तो इसमें एक प्रेशर बनेगा और ये प्रेशर रूट का एक प्रेशर के साथ ऊपर की ओर मूवमेंट देगा वाटर को, देगा कि नहीं देगा, जिससे ये रूट प्रेशर इसको नाम दिया गया। एंड ड्यू टू टर्जिडिटी एंड फ्लैसिडिटी, जब वाटर ज्यादा एकोमोडेट ना हो पाए, प्लांट सेल ज्यादा वाटर को ना इनटेक कर पाए, तब रूट प्रेशर मदद करेगा। जड़ीय दबाव, इसको हिंदी बोलेंगे जड़ीय दबाव। इसी में स्टूडेंट्स हमारा एक और है रूट प्रेशर, यानी द प्रेशर विच इज इनटेक बाय द रूट टू एब्जॉर्बिंग द वाटर, इनफ्लो ऑफ वाटर। गटेशन, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा गटेशन। यू हैव सीन द वेरियस टाइप्स ऑफ लीव्स in early morning. They release some water drops from the leaf margin. Leaf margin at all the leaf. I'm drawing a diagram of a leaf. मान लीजिए ये कोई लीफ है, पत्ती है, आपने देखा होगा ना, यहां पर पानी की ड्रॉप होती है अर्ली मॉर्निंग में, कहीं कहीं से ये पत्ती यहां से भी गीली सी होती है, वेटेड होती है। यहां से पत्तियां और लीफ अपने वाटर को, एक्सेस वाटर को रिलीज करती है, बढ़े हुए अतिरिक्त जल की मात्रा को निष्कासित करती हैं। ये इस पॉइंट से, इसको लीफ मार्जिन भी कहते हैं। लीफ मार्जिन, मार्जिन माने किनारा, ये वो हमारा मार्जिन नहीं है बेनिफिट वाला, ये लीफ मार्जिन है जिससे कि आप वाटर की ड्रॉप्स को रिलीज कर पाए, और ये प्लांट स्वतः ही करता है, इसलिए इसको गटेशन नाम दिया गया है इंग्लिश में, बायो में। गटेशन में केवल और केवल लॉस ऑफ एक्सेसिव वाटर होता है इन अर्ली मॉर्निंग, सुबह के समय। इसीलिए कुछ पौधों की पत्तियां नमीदार, वेटेड, गीली, जल से भरी हुई दिखाई देती। और सिंपल पॉइंट है स्टूडेंट, इसको हम समझ सकते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे एक पॉइंट और आएंगे, दो पॉइंट, उसको हम लोग लेते हैं। गटेशन के बाद हम लेंगे फोर्सेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग। कौन से फोर्स है जो कि कॉन्ट्रीब्यूट करते, फोर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग, योगदान देता है, फोर्स माने बल। पहला कौन सा है, इसमें है पहला रूट प्रेशर। ये हमने पहले भी स्टूडेंट डिस्कस किया था कि रूट प्रेशर एक प्रकार का फोर्स है। ये वो फोर्स है जो वाटर को एब्सॉर्ब करके मूवमेंट देता है, अपवार्ड इम्पोजिशन। एसेंट ऑफ सैप में भी ये कंट्रीब्यूटन बेहद जरूरी है। एसेंट ऑफ सैप, एसेंट माने ऊपर की ओर बढ़ाइए, पौधा ऊपर की ओर जल को लेके जाएगा, भूमि नीचे होती है और एरियल पार्ट्स पौधे में ऊपर होते हैं, वो ऊपर लेके जाएगा वाटर को। तो रूट प्रेशर सफिशिएंट फोर्स को भी डेवलप करता है और ये पुश करता है जाइलम वेसल। जाइलम वेसल आपको याद होगा, इसमें आपने पढ़ा है कि जाइलम वाटर के एब्जॉर्प्शन और मूवमेंट में मदद करता है, इसलिए रूट प्रेशर जाइलम वेसल की ओर वाटर को मूवमेंट करता है, पुश कर देता है, और ये एक सर्टेन हाइट तक वाटर को मूवमेंट देने का काम भी करता है, निश्चित दूरी तक, निश्चित ऊंचाई तक। मान लीजिए कोई पौधा छोटा है, कोई उससे और दुगना बड़ा है, कोई पौधा और पेड़ और बड़ा है, लेकिन सबको जल चाहिए, तो उसके लिए एक सर्टेन हाइट तक रूट प्रेशर कंट्रीब्यूट करता है फोर्स को डेवलप करने में, और वाटर एब्सॉर्ब करके अन्य लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, ब्रांच, बर्ड्स, वेजिटेबल्स सबको दे देता है।
इसके बाद आएगा हमारा फर्स्ट पॉइंट था रूट प्रेशर, सेकंड पॉइंट है हमारा कैपिलरीज, नैरो माइन्यूट पोर्स। इसका मतलब ये है नैरो माने बहुत छोटे छोटे से पोर्स हो, फाइब्रस ट्यूब्स हो, ट्यूबल्स हो, नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वेसल्स causes the water absorption from lower level से कैपिलरीज जाइलम वेसल की मदद से वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं और फिलअप भर देती हैं बाय लॉस ऑफ वाटर, पानी के क्षति को भी बैलेंस करती है। इसके द्वारा ड्यू टू ट्रांसपिरेशन तो रेगुलर चलता रहता है स्टूडेंट्स, हमेशा इन होल डे whenever the sunlight is provided to the plants, transpiration is going on, and whenever the sunlight is not there, transpiration has break, रुक जाता है। रात में ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, इसीलिए हम पौधे को पानी दिन में देते हैं, रात में नहीं देते। अब इसका स्टूडेंट्स हम लोग एक पॉइंट और डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग डायग्राम से भी एक आध पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहला हमारा इसमें एक लास्ट पॉइंट आ रहा है ये, और ये पॉइंट होगा ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल नाम से ही पता पड़ता है कि ये एक पुल माने खिंचाव, यहां पर पुल का मतलब है खिंचाव। ट्रांसपिरेशन माने बाष्पोर्जन, वाटर वेपर इज पुल्ड बाय द रूट known as the forced transpiration pull. Water is lost from the leaf surface by transpiration. Water molecules are pulled up due to the tendency of water molecule to remain joined. किसी भी प्लांट की रूट वाटर को इनटेक करती हैं, इनफ्लो करती हैं, ये सभी हमने भी जाना, और ये वाटर ऊपर की ओर जाता है। ये एरो वाटर को शो कर रहे हैं स्वेट्स। यहां पर स्टेम भी है, ये स्टेम तक इस वाटर को पहुंचाता है और ये एक पुल पैदा करता है, एक खिंचाव पैदा करता है, एक फोर्स डेवलप करता है जो ट्रांसपिरेशन पुल कहलाता है। इसमें लॉस्ट फ्रॉम वाटर की कमी भी होगी, क्योंकि ये सॉइल का जितना भी सॉइल का वाटर होगा ये रूट कवर करती चली जाएगी और यहां से वाटर एब्जॉर्ब भी हो जाएगा। मान लीजिए ये वाटर है तो ये वाटर कम भी तो होगा। आपने देखा होगा ना, गमले में जब आप पानी डालते हैं तो वो पानी शाम तक कम हो जाता है। मान लीजिए आपने यहां तक वाटर रखा है, आपने इसको भर दिया गमले को, लेकिन शाम तक वो सूख जाएगा, ड्राई हो जाएगा, कितना रह जाएगा? सारा वाटर ट्रांसपिरेशन पुल की मदद से वो रूट हेयर्स, रूट प्रेशर, सैप, सेल सैप की मदद से स्टेम तक जाएगा और वो लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड्स, फ्रूट्स और ब्रांचेस तक पहुंच जाएगा। ये ट्रांसपिरेशन पुल भी प्रोसेस कहलाएगी स्टूडेंट्स, इसलिए इसको हमने नाम दिया ट्रांसपिरेशन पुल। अब हम स्टूडेंट डायग्राम के माध्यम से समझेंगे। आइए डायग्राम देखें स्टूडेंट्स। हम लोग डायग्राम के माध्यम से समझ रहे थे और इसमें हम लोग डायग्राम में सबसे पहले हम लोग ये डायग्राम लेने वाले हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें फ्लैशी जर्मिनेटेड सीड का ये डायग्राम है। ये सीड है, सीड है और ये सीड नीचे से ये रूट हेयर्स इसकी दिखाई दे रहे हैं आपको, छोटे छोटे रूट हेयर्स। ये देखिए कितने महीन फाइब्रस स्ट्रक्चर में रूट हेयर हैं, जिसको कि एक प्रकार से वाटर एब्जॉर्प्शन के लिए मदद करनी है। और ये इस रूट हेयर से वाटर को ऊपर की ओर सेंड मूवमेंट देता हुआ यहाँ तक लाएगा। इस सीड को ये मिनरल्स और वाटर देगा, जिससे ये सीड आसानी से डेवलप हो पाए और जर्मिनेशन कर पाए।
जर्मिनेशन का मतलब है कि डेवलपमेंट कर पाए, अंकुरित हो पाए और अच्छी तरह से ये सरवाइव कर पाए। ये रूट का एक इंटरनल डायग्राम है स्टूडेंट, और ये डायग्राम हमें ये बताता है कि कैसे रूट अंदर से दिखाई देती है। ये रूट हेयर है, एक छोटा सा इसका पार्ट लिया है रूट हेयर का, आप देख सकते हैं फुल ग्रोथ ऑफ रूट हेयर, और इसी में वैक्यूल, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल, एपिडर्मियल सेल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रूट हेयर ग्रो हो रहा है, और फिर इसी में बिगिनिंग आउट ग्रोथ है, ये बिगिनिंग हो रही है। ये पहले तो डेवलप्ड है, ये हाफ डेवलप्ड है, और ये अभी डेवलप होना शुरू हो रहा है रूट हेयर। इसके बाद ये रूट हेयर ग्रो करके वाटर एब्जॉर्बिंग के लिए फुली मैच्योर हो जाएगा और एक नए डेवलपमेंट में मदद करेगा जो प्लांट्स के लिए होगा। इसी में हम स्टूडेंट्स आएंगे, एक ये डायग्राम है हमारा, ये डायग्राम हमारा एक डायग्राम है, इसमें हम लोग डिफ्यूजन को दिखा रहे हैं। डिफ्यूजन में आप देख सकते हैं ये 3 एरो है, 1 2 3, और ये एरो यहां पर इस सबस्टेंस को हमने डाला। हमने बोला था कि डिफ्यूजन में हमने ये जाना था कि एक सीड या एक प्लांट वाटर को ट्रांसफर करता है सभी मॉलिक्यूल्स में, सभी पार्ट्स में, सभी मॉलिक्यूल्स को। अब देखिए ये एरो डिनोट हो रहे हैं, पहले से ये पिंकिश है और ये पिंकिश आगे तक बढ़ गया है, तीसरे वाले में ये पूरे में फैल गया है। ये इससे शो करता है कि कैसे हम सीड्स या किसी भी प्लांट तक सारे वाटर मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं। पहले में कम था यहाँ तक, दूसरे में ज्यादा हुआ, तीसरे में पूरे में डिफ्यूजन हो गया। ये डिफ्यूजन ऑफ सॉल्युबल डाई इन वाटर, वी आर अंडरस्टैंडिंग बाय दिस डायग्राम। इसी प्रकार प्लांट्स में भी डिफ्यूजन होता है और वो सभी जगह पौधों के अलग अलग पार्ट्स तक वाटर को डिफ्यूज कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग आएंगे, एक डायग्राम है हमारा ये वाला। ये डायग्राम हमें बता रहा है वाटर लेवल राइजेस। आप देखिए ये एरो है, इसमें वाटर का लेवल राइज माने ऊपर की ओर आ रहा है, और ये इनिशियल वाटर लेवल को शो करता है। इनिशियल वाटर लेवल को शो करने का मतलब है, ये देखिए वाटर ऑस्मोसिस के कारण, एक्सोऑस्मोसिस इसमें हो रहा है, और ऑस्मोसिस के कारण सुगर सॉल्यूशन, सेलोफोन पेपर हमने ये नीचे बिछाया है, वाटर है इसमें, और ये आसानी से वाटर को ऊपर की ओर राइजेस करता है, जिससे कि ये बीकर शो और फ्लास्क शो कर रहा है कि वाटर ऊपर की ओर प्रेशराइज होता है, जिसे हम ऑस्मोसिस प्रोसेस भी कहते हैं। इसी में स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक ये प्रोसेस है, इसमें भी सेम डायग्राम इज हेयर। सेलोफोन पेपर इधर भी है, और सेलो फैन पेपर के बाद में यहाँ पर इनिशियल लेवल ये दिखा रहा है इसका, ये इसका पिस्टन है। इनिशियल लेवल का मतलब है कि ये पर्याप्त लेवल को दिखाता है, एक स्थिर स्तर को दिखाता है कि वाटर यहाँ तक एब्जॉर्ब हो रहा है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर ही ये वाटर राइजिंग में हेल्प करता है। इसी प्रकार प्लांट्स भी ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण ही प्लांट्स लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स और फ्लावर्स तक वाटर को दे पाते हैं। इसमें हमारा स्टूडेंट्स एक डायग्राम और आएगा, जो हम डायग्राम ये वाला लेंगे। ये डायग्राम हमारा मैनोमीटर के कारण ही सिद्ध हो पाया है। मैनोमीटर में कारण आप ये यहाँ पे दिखाएं, जरा मर्करी लेवल राइजेस। मर्करी लेवल राइजेस का मतलब ये स्केल है स्टूडेंट्स, ये स्केल है, ये इसका सेल शेप है, और सेल शेप ये गमला है, गमले का एक पौधा है। इसमें आप देखिए ये वाटर लेवल यहाँ कम था, दूसरे में ये लेवल थोड़ा बढ़ा है, इससे ज्यादा है। इसका मतलब डेमोन्स्ट्रेट रूट प्रेशर। ये रूट प्रेशर के कारण वाटर का लेवल इंक्रीज होता है। हमने जाना था ना कि रूट प्रेशर में वाटर इंक्रीज होकर, डेवलप होकर, पुशअप होकर अपवर्ड पोजीशन में ऊपर की ओर खिसकता है, मूवमेंट करता है।
और वो अन्य पार्ट्स तक, पौधों के एरियल पार्ट्स तक पहुंच जाता है। हम स्टूडेंट्स यहाँ पर एक डायग्राम और लेने वाले हैं। ये इंटरनल माइक्रोस्कोपिक डायग्राम है रूट हेयर का। ये ऐसा डायग्राम है जिसको समझने के लिए थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी हमें डायग्राम की। जाइलम वेसल्स ये दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्क्वायर शेप में, और ये फ्लोएम के पार्ट है स्टूडेंट्स। इसमें कॉर्टेक्स भी है। इसमें एपिडर्मिस ये पॉइंट शो करता है स्टूडेंट्स। ये वाला पार्ट इसका रूट हेयर है, बिल्कुल सेम, पहले भी हमने रूट हेयर देखा था। ये वाटर एंट्रिंग रूट हेयर है स्टूडेंट्स, यहां से वाटर एब्जॉर्ब होगा। और ये आप देखिए एरो जा रहे हैं ऊपर ब्लैक रंग के, मैंने भी इसी प्रकार आपको एक बार दिखाए थे ब्लैक बोर्ड पे। ये रूट हेयर इस वाटर नहीं था स्टूडेंट्स, ये डायग्राम इसी में हम लोग आगे समझ रहे थे। रूट हेयर्स ये वाला वाटर को एब्जॉर्ब करके आगे की ओर इंक्रीज करेगा, और देखिए ऊपर तक ये फ्लोएम तक पहुंचा रहा है, जाइलम वेसल तक ये वाटर को पहुंचा रहा है, जिससे ये और भी मिनरल्स को प्लांट्स तक पहुंचा पाए, लीफ तक पहुंचा पाए, फ्लावर्स तक पहुंचा पाए। ये इसके एंडोडर्मिस लेयर है। एंडोडर्मिस लेयर एक एंट्रिंग लेयर है वाटर की, जिससे कि ये वाटर को आसानी से होल्ड और मूवमेंट दे पाए। इसी में स्टूडेंट्स हमारा एक डायग्राम और आएगा, जिसको हम लोग ये वाला डायग्राम लेंगे। ये डायग्राम हमारा टेक अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद वाटर। ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिए, वाटर के से हमने इसको फिल किया है, ए बी दो ट्यूब में। इसमें हमने जड़ लगाई है, रूट लगाया है। ये प्लांटेड किया गया एक पौधा है, और ये आसानी से, इसमें हमने ऊपर की ओर ऑयल भी डाला है, लेकिन इसमें हमने कोई भी ऑयल नहीं डाला। और ये प्लांट की रूट ये शो करती है कि कैसे प्लांट रूट वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है। आप ए डायग्राम देखें, इसमें लेवल इतना है। बी डायग्राम देखें, इसमें लेवल इतना है इसका वाटर का। टेस्ट ट्यूब में हमने ही दोनों को सेट किया है, इसमें हमने प्लांटेड नहीं किया कोई भी प्लांट। स्टार्टिंग हो गई प्रोसेस। स्टार्टिंग प्रोसेस में ये ए डायग्राम यहां पर ये दिखाएगा कि यहां से लेवल इतना घटा है, और ये लेवल घटा क्यों है? क्योंकि यहां से वाटर कम हुआ है, पानी की मात्रा घटी है, जिससे कि ये आसानी से एब्जॉर्ब कर पाए वाटर को। ऑयल के कारण और इसमें कोई रूटेड प्लांट नहीं है, उसके कारण इसमें से कोई भी प्लांट एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाया, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाया, क्योंकि इसमें प्लांटेड प्लांट नहीं है। लेकिन इसमें से लेवल राइजेस की जगह डिक्रीज हुआ है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लांटेड प्लांट है और उसने पानी को अवशोषित किया है, जिससे ये वाटर के लेवल को रिड्यूस कर देता है। इससे स्टूडेंट्स पता लगता है, दिस एक्सपेरिमेंट शो दैट रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल because of we can see in this test tube water level reducing. Now students, we are going to this one diagram. This diagram is show that how can the water is conducted upward through xylem. ये देखिए आप, वाटर यहां से आया ऊपर तक, ये सभी प्लांट की जो जितने भी पार्ट्स है वहां तक ये पहुंचा। ये लीव्स है, इस लीव्स के ये डायग्राम में देखें, जाइलम टिश्यू स्टैंड पिंकिश हो गए। ये स्टेम को आप देखें तो स्टेम ट्रांसवर्स सेक्शन है, ये अंदर से इंटरनल डायग्राम लिया गया है, ये वाला जो बड़े रूप में हम दिखा रहे हैं। फिर ये है डायग्राम जाइलम टिश्यू स्टैंड पिंक, ये है जाइलम टिश्यू का डायग्राम जो बड़े स्तर पे आपको दिखाया गया है। वैसे तो ये ओवरऑल एक टाइनी प्लांट है, लेकिन ये आपको एक बड़े रूप में दिखाया है, रूट कैसे ट्रांसवर्स सेक्शन को शो कर रही है, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करके अपवार्ड पोजीशन में मूवमेंट देकर पौधों के अन्य भागों तक जल को पहुंचाता है। स्टूडेंट एक डायग्राम ये वाला देखें आप, ये डायग्राम बहुत अच्छा है। इस डायग्राम में जाइलम और फ्लोएम को हमने लिया है,
जाइलम और फ्लोएम का ये डायग्राम हमें बताता है कि कैसे वाटर को ये एब्जॉर्ब करता है। देखिए आप इसकी पत्तियां, जाइलम, और ये प्लांटेड एक स्टाक है जिसमें लीव्स लगी हुई हैं। ये लीव्स श्रिंकेज नहीं हुई बिकॉज ऑफ प्रॉपरली इनटेक एंड इनफ्लो ऑफ वाटर, while this shows the wilting because there is no water intake regularly. Phloem is also helpful to the food intake. फूड तो दे रहा है लेकिन ये वाटर के इनटेक और इनफ्लो में मदद नहीं कर पा रहा है। वाटर का इनटेक और इनफ्लो केवल और केवल जाइलम वेसल की मदद से ही होता है। इसलिए ये पत्तियां आसानी से ग्रो होती हुई मैच्योर्ड इरेक्टेड पोजीशन में दिखाई दे रही हैं, और ये वाली लीव्स हमें एंडाइवर्ट और विल्टिंग पोजीशन में दिखाई दे रही हैं। ये डायग्राम शो करता है वाटर कंडक्टिंग अपवार्ड थ्रू जाइलम, जबकि इसमें जाइलम हमने निकाल दिया है तो ये ऊपर की ओर वाटर को मूवमेंट नहीं दे पाया और ये विल्टिंग पोजीशन को शो कर रहा है। इसी में स्टूडेंट ये एक छोटा डायग्राम ये ले लेते हैं, ये छोटा सा डायग्राम है। ये देखिए आप, यहां पर इसने एक एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट दिखाया है। इसमें स्टेम स्वेलो, फूल गया स्टेम विद एक्यूमुलेट फूड, ज्यादा भोजन के इकट्ठे होने से स्टेम फूल गया, और ये यहां पर स्वेलोनेस को शो कर रहा है बिकॉज ऑफ स्टोरेज एंड एक्यूमुलेटेड ऑफ फूड। यहां पर देखें आप स्टूडेंट्स, ये बी पॉइंट में इसने इसको क्या दिखाया, पास से दिखाने की कोशिश की है। स्टार्ट हुआ था इस पॉइंट पर, इसमें कोई भी स्वेलोनेस नहीं है, और यहां पर ये एंड हो रहा है तो इसमें इसका एक पूरा शो हो रहा है कि ये स्वेलो हो रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेटेड फूड इन दिस फ्लोएम। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जब भी स्टेम ग्राइडेड हो जाता है, रिमूविंग ए रिंग बार्क, आपने एक रिमूव कर दिया इसमें से बार्क को, तो यहां देखिए भोजन नीचे जाने से रुक गया, ऊपर आने से वाटर रुक गया, और यहां पर ये स्टोर होके इसने स्वेलो अप कर दिया कहीं कहीं से। इसीलिए पौधे की जड़ काफी मोटी दिखाई देती है इसको। तो बड़ी आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि फूड और वाटर दोनों ही प्लांट के लिए जरूरी है, और वो जाइलम और फ्लोएम की मदद से ही बैलेंस होता है, कंडक्ट होता है। इसलिए बिना जाइलम और फ्लोएम की मदद से कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो पाता। थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर हम कभी बात करेंगे अगली वीडियो में।